नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 24। अन्य संकट की चुनौती का सामना। जनसंख्या की वृद्धि और तंबाकू जैसी हानिकारक फसलों से बहुत जमीन घिर जाने के कारण अब अपना अन्य बाहुल्य कृषि प्रधान देश दूसरों से उधार कर्ज या खरीद कर पेट पालने वाले पिछड़े देशों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ है। कारण जो भी हो, पर यह ऐसा राष्ट्रीय दुर्भाग्य है जिसके खतरे की गंभीरता हम सबको समझनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस पिछड़ेपन के कलंक से अपने मुख की कालिमा धोनी चाहिए। अन्न के लिए परवालंबी देश सदा अपने अन्नदाता के पिछलग्गू बनकर रहने के लिए विवश किए जाते हैं। जो सहायता करेगा वह कुछ तो अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहेगा ही। समय आने पर उसकी प्रत्यक्ष या परोक्ष दासता भी स्वीकार करनी पड़ सकती है। विभिक्षित किम न करोति पापम की युक्ति के अनुसार भूखे को जो भी काम करना पड़े कम है। श्री विट्ठल भाई पटेल इन दिनों बम्बई कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। जब कोई बड़ा आदमी आता तो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को दावत देनी पड़ती। उसमें शराब तो उड़ती ही, कई मन अन्न बेकार जाता। विट्ठल भाई पटेल ने कहा, दावतें इस खाद्यान्न की कमी वाले देश के लिए पाप है। उन्हीं दिनों लॉर्ड लीडिंग भारत आ रहे थे, पर उन्होंने तब भी दावत ना दी और एक खराब परंपरा का अपने साहस से अंत कर दिया। खाद्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि के लिए देश में एक युद्ध स्तरीय उमंग एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की जरूरत है। हर किसान अपने अथक परिश्रम और क्रिया कौशल द्वारा अपने पड़ोसी से बाजी लगाए कि वह अधिक उत्पादन करके अपने देशभक्ति का अधिक बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। अपनी जमीनों में दूसरे देशों की तुलना में प्रायः आधी फसल उगती है। अधिक उत्पादन के तरीके आसानी से खोजे और सीखे जा सकते हैं। उमंग हो तो बहुत कुछ हो सकता है। सोचती तो सरकार भी बहुत कुछ है और योजनाएं भी कई बनाती हैं, पर कर्मचारियों का जो ढर्रा है उससे सब गुड़ गोबर हो जाता है। फिर भी कुछ लाभ हो तो उससे भी लिया जा सकता है। अन्य छत पर भी उगाया जा सकता है। यह पढ़कर महाराष्ट्र मुंबई के एक साधारण मजदूर लक्ष्मण मंडल ने अपनी छत पर 9 इंच मोटी मिट्टी डालकर मक्का बोई और पहली बार वर्ष में 2 बार 54 किलो मक्का पैदा की। उसके इस कार्य की राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सराहना की और उसकी मक्का भी खाई। इस समस्या का दूसरा पहलू है अन्न के अपव्यय को रोकना। अपने देश में बड़ी आदतों का, उनमें अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने का, आवश्यकता से अधिक खाने का बहुत रिवाज है। छोटे छोटे हर्षों उत्सव में बड़े बड़े प्रीति भोज खड़े कर दिए जाते हैं। बच्चों के जन्म, मुंडन, जनेऊ, विवाह में दावतों की धूम रहती है। इतना ही नहीं, किसी के मर जाने पर भी लोग दावतें खाने और खिलाने में नहीं हिचकते। आए दिन दावतों की धूम रहती है। विदेशों में जलपान, चाय पार्टी जैसे स्वल्प आहारों का सीमित मित्र मंडली तक प्रचलन होता है, पर गांव भर के बिरादरी भर के लोगों को अंधाधुंध संख्या में स्त्री बच्चों सहित दावतें देने की धूम कहीं नहीं रहती। यहाँ तो दावतों ने धर्म पुण्य का भी स्थान ग्रहण कर लिया है। पुण्य किसको, किस प्रयोजन के लिए, क्या देने से होता है, इस सोच विचार में पड़ने की अपेक्षा लोग लंबी चौड़ी दावतें कर देते हैं और अपने आप को धर्मात्मा पुण्यात्मा मानकर स्वर्ग में उसका लाखों गुना प्रतिफल पाने का इंतजार करने लगते हैं। अन्नदाता अभावग्रस्तों की आपत्ति निवारण के लिए उपयोगी भी हो सकता है। उसे दान पुण्य की गिनती में भी गिना जा सकता है, पर भरे पेट वाले खाते पीते लोगों को दावत खिलाने में धर्म पुण्य की संगति कैसे बिठाई जाए, यह समझ में नहीं आता। जो हो, बड़ी दावतों में अन्न की बुरी बर्बादी होती है। डयो ढा दूना खाकर पेट भी खराब करते हैं और अनाज भी। इसके साथ साथ एक बुरी प्रथा यह भी जुड़ गई है कि दावतों की शान पत्तलों पर छोड़ी हुई जूठन से की जाती है।
खाने वालों की अमेरी और खिलाने वालों की दिलेरी इससे आकी जाती है कि जूठन कितनी छोड़ी गई है। यह अन्य देवता के लिए अपमान का बहुत ही बुरा पहलू है। एक ओर तो हम अन्न को देवता कहें और दूसरी ओर उसे इस प्रकार तिरस्कृत स्थिति में फेंक दे, यह कितनी बुरी बात है। बिहार में सूखा पड़ गया। बोने के लिए बीज की कमी की समस्या मुंह फैलाए खड़ी थी। एक गांव के किसानों ने प्रतिज्ञा की कि वे गांव में एक भी दावत नहीं करेंगे, मृतक भोज भी ना करेंगे और प्रति सप्ताह एक दिन का उपवास रखेंगे। फसल बोने का समय आ गया। दूसरे गांव के लोग बीज के लिए इधर उधर मारे मुआरे डोल रहे थे। तब इस गांव के लोग बचाए अन्न से खेती की बोवाई कर रहे थे। सूखा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अपने देश में उपवासों को धार्मिक दृष्टि का महत्व दिया गया है। कर्मचारियों की तरह सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिल जाने से पेट को भी नई शक्ति संपादित करके अधिक उत्साह से काम करने का अवसर मिलता है और उदर रोगों से बचे रहने के साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन का भी संयोग प्राप्त होता है। सप्ताह में एक दिन अथवा कम से कम 1 जून तो हर कोई बड़ी आसानी से उपवास रख सकता है। निरा आहार रहना कठिन लगे तो अन्न रहित साग, फल, दूध आदि लेकर भी ऐसा उपवास हो सकता है। हम सब यदि धार्मिक अथवा राष्ट्रीय दृष्टि से ऐसे उपवासों का नियम बना ले तो देश को इन दिनों जितनी अन्न की कमी पड़ती है उसकी पूर्ति बहुत ही आसानी से हो सकती है। जिनमें देशभक्ति अथवा समाज निष्ठा के तत्व मौजूद है उनको थोड़ी असुविधा या कष्ट सह लेना भी कठिन ना होना चाहिए, जिसके साथ आर्थिक बचत और स्वास्थ्य रक्षा के लाभ भी जुड़े हुए हैं। चूहों से, कीड़ों से अन्न बचाने की सावधानी यदि हर गृहस्थ में अन्न भंडारों में बरती जाने लगे तो भी बहुत काम चल सकता है। अधिक बच्चों की उत्पत्ति से बढ़ने वाले अन्न संकट की ओर भी हमारा ध्यान रहे तो हम उस विभीषिका को बहुत हद तक सामना कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और भविष्य को अंधकार में बनाने पर तुली है। राशन की कमी के कारण कंट्रोल लगा दिया गया है। गेहूं बड़ी मुश्किल से मिलता। उन्हीं दिनों श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के यहाँ कुछ मंत्री ठहरे। रसोइया हैरान था, गेहूं का आटा नहीं है, अतिथियों को क्या खिलाए। टंडन जी ने कहा, बेईमानी करने की अपेक्षा मोटा अन्न खिलाने में कोई हानि नहीं है। जौ की रोटियां बनी और मंत्रियों की वही खिलाई गई। उन्होंने मंत्रियों से कहा, हमें मोटा अन्न खाने की आदत हो गई तो अन्न की कमी कभी महसूस नहीं होगी। सरकार क्या करने जा रही है और नेता क्या सोचते हैं, इसकी परीक्षा किए बिना हमें अपने स्वल्प सामर्थ्य और छोटे विचार के अनुसार कुछ काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस दिशा में हम 2 कार्य कर सकते हैं। 1. साग सब्जियों को भोजन में अधिक स्थान देना। 2. साग सब्जी उगाना। इन दोनों कार्यों से भोजन के समस्या उपयुक्त ढंग से हल होती है और अन्न भी बचता है। यह बचत हमें अन्न की दृष्टि से स्वावलंबी बना सकती है। साग सब्जी हर दृष्टि से हमारा उपयुक्त भोजन है। उनमें अन्न से भी अधिक जीवन तत्व, क्षार, विटामिन आदि भरे पड़े हैं। वे सुपाच्य होते हैं और अन्न ना पचने पर जिन विकृतियों और बीमारियों की संभावना रहती है, सागों से उसका बचाव सहज ही हो सकता है। सूखे अन्नों में हरे सागों की अपेक्षा कुछ कम ही गुण होते हैं। वस्तुतः वे भी एक प्रकार के फल ही हैं। सस्तेपन के कारण उन्हें घटिया माना जाता है, पर कई बार वे तो कीमती फलों से भी अधिक उपयोगी होते हैं। गाजर और टमाटर में बहुमूल्य विटामिनों की भारी मात्रा विद्यमान है। अन्य सागों की अपनी अपनी उपयोगिता एवं विशेषताएं हैं। आलू अन्न के समान ही एक परिपुष्ट एवं समग्र भोजन है। खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे साग की तरह उगने वाले फल सस्तेपन के साथ साथ लाभ में भी कीमती फलों का मुकाबला करते हैं। आहार में इनका अधिक समावेश करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। स्वामी विवेकानंद आहार में साग सब्जी अधिक लेने की बात कहते हैं।
एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, हम आहार शक्ति के लिए खाते हैं, शक्ति अन्न और मांस से अधिक मिलती है, फिर साग भाजी क्यों अधिक खाएं? इस पर विवेकानंद ने बताया, 1. साग खाद्यान्न की कमी पूरी कर सकते हैं। 2. जल्दी पच जाते हैं। जितनी देर में 1 पाव अन्न पचता है, साग उतनी देर में 1 किलो पचेगा। 3. साग में खनिज व विटामिन अधिक होते हैं। 4. अनाज और मांस में जितनी शक्ति अधिक होती है, उतना ही अधिक मल उत्पन्न होता है, जिससे शरीर में सुस्ती, भारीपन रहता है, आयु क्षीण होती है। 5. साग में जो स्वाद है वह अन्न में या मांस में नहीं। किसान जिनके पास जमीनें हैं, कुछ बीघे जमीन साग उगाने के लिए सुरक्षित रखे। आलू, रतालू, अरबी, प्याज, शकरकंद, जमीन कंद, गाजर, चुकंदर, कद्दू, पोठा, गोभी, बंद गोभी जैसे साग उगाना अति सरल है। पालक, चौलाई, मेथी दाना, पुदीना, धनिया, सरसों, बथुआ, नोनिया जैसे पत्ती वाले साग कहीं भी उगा सकते हैं। खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें उगाने वालों को मालामाल कर देती हैं। किसान समय समय पर उन्हें बोने लगे तो बाजार में भी उनका बहुत खपत हो सकती है और घर में उपयोग बढ़कर आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य रक्षा और अन्य बचत में योगदान बन सकता है। किसान का ध्यान उस ओर मुड़ जाए और वे थोड़ी जमीन उसके उत्पादन के लिए निश्चित सुरक्षित रखने लगे तो साग के लिए आज जो तरसना पड़ता है और अनाज में भी अधिक दाम देने पड़ते हैं, वह परिस्थिति ना रहे। सजीव भोजन से हमारे शरीर निरोग व स्फूर्तिवान और आर्थिक लाभ भी प्रत्यक्ष सामने आए हैं। इस दिशा में जो किसान नहीं हैं, वे भी कुछ काम कर सकते हैं और एक उत्साहवर्धक आंदोलन खड़ा हो सकता है। बहुत घने शहरों में जहां काल कोठरियों में चींटियों की तरह लोगों को किराए के घरों में रहना पड़ता है, वहाँ की बात छोड़कर अन्यत्र गांव कस्बों में लोगों के घर ऐसे होते हैं जिनमें आंगन, छतें, बरामदे तथा आसपास की खुली जगह हो। गाँव में तो अक्सर ऐसी गुंजाइश जरूर रहती है। इस खाली जगह में थोड़ा खोदकर खाद देकर साग भाजी उगाए जा सकते हैं। गमलों में फूटे हुए घड़ों में आधे पैंदे के लकड़ियों की रद्दी पेटियों में मिट्टी भरकर आंगन या छत पर रखा जा सकता है और उसमें कुछ न कुछ उगाया जा सकता है। अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची जैसी चीज़ें तो हर कहीं उग सकती है। यह चटनी का काम देगी। भिंडी, तुरई, लौकी, टमाटर, मेथी, पालक जैसी चीज़ों का उगना वर्षा के दिनों में तो अधिक सुगम है। थोड़ी मेहनत में तो घर के आसपास इतना उत्पादन हो सकता है कि साग भाजी की आवश्यकता को एक हद तक पूरा किया जा सके। यह शौक बहुत ही लाभदायक है, व्यायाम एवं परिश्रम भी होता है, समय का सदुपयोग रहता है, उत्पादन एवं निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है, हरितिमा से शोभा रहती है, पौधों में ऑक्सीजन प्राणवायु मिलती है और ताजे साग भाजी खाने तथा पैसे बचाने की सुविधा रहती है। यह शौक यदि अपने जातीय स्वभाव में सम्मिलित हो सके, एक की देखा देखी दूसरा अनुकरण करने लगे तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं।